हेलो स्टूडेंट्स, ORM 3 में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो कि मेनली कवर करता है एल्काइल हैलाइड चैप्टर को, अल्कोहल चैप्टर को, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर चैप्टर को। मेनली रिएक्शंस वहीं से रिलेटेड SN1 SN2 रिएक्शंस हम लोग एक साथ कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को SN1 SN2 का कंपैरिजन बता दिया है, उनसे रिलेटेड थ्योरी बता दी है, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और SN1 SN2 के अब एग्जाम्पल्स कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस के एग्जाम्पल्स ले चुके हैं, 7 एग्जाम्पल तक ले चुके हैं। अब 8th एग्जाम्पल लेंगे, 8th रिएक्शन लेंगे जो कि SN2 की ही SN1 SN2 की रिएक्शन है। एलाइलिक SN रिएक्शंस, एलाइलिक SN रिएक्शन मीन्स SN रिएक्शन ऑन एलाइलिक पोजीशन, है ना। ये रिएक्शन SN डैश रिएक्शन भी कहलाती है, SN प्राइम रिएक्शन, जो कि दो तरह की होती है, SN1 प्राइम, SN1 डैश और SN2 डैश, SN2 डैश। ठीक है, दोनों ही रिएक्शंस हम लोग यहां लेंगे। एलाइलिक पोजीशन पर होने वाले SN1 डैश लेते हैं पहले। फर्स्ट लेंगे SN1 डैश, SN1 डैश। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस हैं, अलग से मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ये एल्कीन है और इस पोजीशन पर क्लोरीन है, क्या हो गया ये एलाइल क्लोराइड। ये कार्बन नंबर 14 है और ये नॉर्मल कार्बन नंबर 12 है। इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी, AgNO3 प्लस वाटर से, ये करा दी। श्योरली SN1 रिएक्शन होगी, एलाइलिक पोजीशन पर SN1 हो सकती है, प्राइमरी हो चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैटायन तो बन ही सकता है और सिल्वर के प्रेजेंस में SN1 हो सकती है, तो ये SN1 रिएक्शन ही है। SN1 रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक कंपाउंड तो ये है, यहाँ पर OH आएगा जिसमें कार्बन नंबर 14 पर OH हो, और एक बार कार्बन नंबर 12 पर OH आएगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये कैसे बने होंगे, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ऐसे बने होंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज Cl निकलते ही, तो ये कार्बन नंबर 12 है, कार्बन नंबर 14 है। अब आप समझ रहे हो पॉजिटिव चार्ज तो एक कार्बन पे थोड़ी ना है, दोनों कार्बन पे है। रेजोनेंस के कारण जो इसका हाइब्रिड बनता है उसमें पॉजिटिव चार्ज दोनों पोजीशन पर होगा, और ये कार्बन नंबर 14 है, ये कार्बन नंबर 12 है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों जगह होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने की जो टेंडेंसी होगी वो भी दोनों जगह होगी। इस जगह भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इस जगह अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है तो ये प्रोडक्ट बना, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है तो ये प्रोडक्ट बना, दोनों पॉसिबल है, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके मैं एग्जांपल्स कितने बढ़ा दूंगा, अब तो सिंपल बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और क्या है, कितने भी बढ़ा सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है और यहाँ मिथाइल है। रिएक्शन करा दो, इसकी रिएक्शन H2O प्लस सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में करा दो, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो दो प्रोडक्ट, ये भी बनेगा OH और यहां भी आएगा OH, इस जगह भी OH आएगा, है ना। हुआ क्या हुआ ये है कि Cl निकला है, कंडीशन सारी SN1 वाली कंडीशन है। इसे नॉर्मल SN1 का प्रोडक्ट बोल दोगे तो इसे SN1 डैश का प्रोडक्ट बोल दोगे। बात एक ही है, टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है कि तुम सोचो कि यार सर इसके लिए अलग से नेमिंग का यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। SN1 रिएक्शन ही है, डैश तो बस ऐसे ही लगा दिया समझाने के लिए, वो एलाइलिक पोजीशन पर है ना। यहां क्या हुआ है, कैटायन बना, इस जगह कैटायन बना, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल यहां भी आ सकता है, इसमें रेजोनेंस होने के कारण पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पर भी होगा, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी होगा। जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ वहाँ OH न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, इससे ये बना, इससे ये बना, है ना।
इस वाले का 10 से बना है। सही है। अच्छा, प्रोडक्ट्स कितने बने हैं इसमें? एक कायरल कार्बन है तो प्लस एंड माइनस 2 प्रोडक्ट बने। यहां एक कायरल कार्बन है तो प्लस एंड माइनस ये 2 प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट इसमें बन गए। ये रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन SN, ये नॉर्मल SN1 है तो ये SN1 डैश का प्रोडक्ट है। ऐसे ही SN2 में भी जाती है। SN2 में तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आएगी तुम्हें, हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मैं बोलूँगा उसको मान लेना, ऐसा होता है। तो इसे लिखो, फिर SN2 डैश पे बढ़ते हैं हम लोग। SN2 डैश के भी एक दो एग्जाम्पल लेंगे। इसे मिटा रहा हूँ मैं। अब लेते हैं SN2 डैश रिएक्शन। देखना, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 में वही एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड है और यहाँ Cl है। ये कार्बन नंबर 14 है, ये कार्बन नंबर 12 है। SN1 रिएक्शन भी इस पे हो सकती है और SN2 भी हो सकती है, प्राइमरी है, और एलाइलिक पोजीशन पे SN2 भी होती है। इसमें आपने डाल दिया KCN। अब KCN तो SN2 ही करेगा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन करना चाहिए। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं। किस तरह से? एक तो बना ये वाला जिस पर यहाँ CN आ गया कार्बन नंबर 14 पर, और ये तो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन ये कैसे बन गया कि कार्बन नंबर 12 पे भी CN आ गया? तो ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा उसे। देखो, इसका प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि यहाँ रिएक्शन कुछ ऐसे हुई होगी कि ये डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 14 यहाँ है, ये Cl टूट के निकल रहा होगा और साइनाइड इस पे जुड़ रहा होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी और उसके कारण ये प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट तो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये SN2 प्रोडक्ट है, बट ये प्रोडक्ट है ना, ये SN2 डैश प्रोडक्ट है, SN2 डैश का। कैसे SN2 डैश का? देखना, जब ये Cl निकल रहा होता है तो मतलब ये Cl ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है। वास्तव में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी होता है। ये निकलना, इस जगह से निकलना होने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होने लगते हैं। पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं बना, सॉरी कैटायन नहीं बना जैसे SN1 में बना था, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसी जगह नहीं, इस जगह भी आता है। कैसे आता है कि साइनाइड की प्रेजेंस में ही होगा सारा कुछ। साइनाइड ने यहां टक्कर मारना स्टार्ट किया, तो इसका निकलना, इसका यहां शिफ्ट होना और साइनाइड का यहां जुड़ना, ये सारा प्रोसेस एक साथ होगा और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ इस तरीके से कि ये साइनाइड तो यहां जुड़ता जा रहा है और यहां ये जो डबल बॉन्ड था इस जगह का वो टूटने लगा। यहाँ CH है और यहाँ एक डबल बॉन्ड बनने लगा और यहाँ Cl का बॉन्ड तो टूट रहा है और Cl माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसे कहा जाता है SN2 डैश का प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ मेजर कौन सा होगा? SN1 में तो इक्वल आए थे, ये दोनों इक्वल अमाउंट्स में ही थे। यहाँ मेजर ये होता है। कैसे मेजर होता है? देखो, ये भी तो प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्राउडिंग तो एक जैसी है, लेकिन यहाँ Cl भी तो है, 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना कार्बन, इधर से और इधर से, थोड़ी बहुत क्राउडिंग इस जगह रहेगी। लेकिन यहाँ तो कोई क्राउडिंग ही नहीं है। SN2 को तो यही बहुत अच्छा लगता है, लेस क्राउडेड साइड से बहुत इजीली अटैक कर सकता है, तो यहाँ अटैक कर लेगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेजर SN2 डैश का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, इसको लिख लो, लिखो फटाफट। इसके बाद में लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये मिटा देता हूँ, अब नहीं रुकूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन, इसमें डाल दिया KCN। अब KCN को क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद में लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन, इसमें डाल दिया KCN। अब KCN को क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद में लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन, इसमें डाल दिया KCN।
तो यहाँ दो ऑप्शन है ना कि CN यहाँ भी आ जाए और यहाँ भी आ जाए, तो देखना इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो तो यही बनेगा, ये वाला, ये SN2 का प्रोडक्ट ही मेजर होगा। और अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके दूं एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने कि यहाँ भी आ रहा है और इसमें KCN डाला है ना, तो इसका मेजर प्रोडक्ट मालूम है क्या होगा? इसका मेजर प्रोडक्ट भी यही होगा। इसमें SN2 रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है, जबकि ये SN2 डैश का मेजर प्रोडक्ट है। कैसे हुआ? देखो सुनो, यहां प्राइमरी है ना, प्राइमरी पे साइनाइड डायरेक्ट अटैक करता तो बहुत अच्छा होता। अगर Br निकलता, डबल बॉन्ड यहां आता और फिर साइनाइड यहां आता, SN2 डैश होती, तो टर्शरी पोजीशन पे साइनाइड को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? है ना, तो यहां नहीं आएगा, फिर साइनाइड यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस केस में देखो, यहां साइनाइड अटैक करे, डायरेक्ट SN2 करे, तो बड़ी तकलीफ होने वाली है इसको टर्शरी पोजीशन। तो इससे अच्छा तो ये होगा ना कि ये ग्रुप निकलेगा, यहाँ ग्रुप ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और साइनाइड यहाँ अटैक करने लगेगा। ये SN2 डैश रिएक्शन यहाँ प्रॉपरली काम करेगा और अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तरीका समझ गए, डिफरेंस समझ गए कि क्राउडिंग वाला केस में है तो टर्शरी वाले से क्यों प्रोडक्ट बनाओगे? जो अच्छा लगे, जहाँ क्राउडिंग कम हो वहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा इसमें बना के दिखा जरा। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कंपाउंड है, यहाँ Cl है और यहाँ डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन MEsNa से करवा दी। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? यहाँ मिथाइल है, बनाओ। मैं बना दूं क्या? वीडियो पॉज कर लो और बना दो फटाफट। अब मैं बनाऊंगा। यहाँ SN2 डैश रिएक्शन होगी, ये यहाँ अटैक करेगा, ये Cl निकलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और सल्फर यहाँ अटैक करेगा। सल्फर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी SN2 डैश का प्रोडक्ट हुआ। यहाँ सल्फर माइनस है ना, SN2 डैश का मेजर प्रोडक्ट होगा। ये थी एलाइलिक पोजीशन पर SN रिएक्शंस। इसके बाद हम लोग लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शंस, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में SN2 रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर। चलो इसको तो लिखो। नेक्स्ट लेते हैं 9th पॉइंट आएगा इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शंस। देखिए, अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, एक ही मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल में एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और उसी मॉलिक्यूल में एक साइड में लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, तो उसी मॉलिक्यूल का वो न्यूक्लियोफाइल वाली साइट उस जगह अटैक कर सकती है जहां लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। समझ रहे हो मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं? पहले इसको लिख लीजिए। देखिए, व्हेन लीविंग ग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल both are present in same molecule, both are present in same molecule, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में है, then intramolecular, अरे यार खुद लिख लो यार, molecular SN2 रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैठा है, उसी मॉलिक्यूल की एक कार्बन चेन है, यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप बैठा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके इसे बाहर निकाल देगा और रिंग, जनरली रिंग फॉर्मेशन इसमें हो जाती है। ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन विलियमसन इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन भी हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन भी हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर अमोनोलाइसिस भी हो सकती है, किसी भी तरह की रिएक्शन हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ,
है ना। ये इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ लगा हुआ और यहाँ OH है ना, इसी मॉलिक्यूल में OH है। OH तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन आपने बेस डालकर इसकी न्यूक्लियोफिसिटी बढ़ा दी। कैसे? बेस ने इस H को एब्जॉर्ब किया, H अगर निकला तो आयोनाइजेशन होगा। भाई इसमें आपने बेस डाला है, ये इक्विलिब्रियम चल रहा होगा जिसमें से H+ बाहर निकला है, H+ बाहर निकला है तो आयोडीन है, यहाँ O- है। अब तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप वाली जगह दिखाई दे रही है और रिएक्शन पॉसिबल भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन थे, और सेकंड स्टेप जो है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। समझ गए? ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ ईथर बन गया। यहाँ कार्बन अगर कम कर दोगे तो 6 की जगह 5 मेंबर रिंग भी बन जाएगी, 4 की बन जाएगी, यहाँ तक कि 3 मेंबर रिंग भी बन जाती है। ठीक है। ऐसे ही विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अलावा मैं अमोनोलाइसिस का एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। ये एक तो मैं बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद में जो करोगे तो तुम करोगे। ये रहा, इसी मॉलिक्यूल में अमीन है, इसी मॉलिक्यूल में एल्काइल हैलाइड है। अमीन की और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? थोड़ा सा रिएक्शन को हीट कर दो, हीट कर देते हैं इसमें बेस डालकर। इसमें मैंने थोड़ा सा बेस डाल के हीट किया। बेस क्यों डाला? क्योंकि यहाँ जब रिएक्शन का होगी तो HI निकलेगा, HI को एब्जॉर्ब करने के लिए बेस चाहिए कि नहीं, तो वो एब्जॉर्ब कर ले, तो यहाँ रिएक्शन करेगा, ये इस जगह अटैक करेगा। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन वाला ही अटैक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर SN2 ही है, या अमोनोलाइसिस वाला एग्जाम्पल है। और यहाँ नाइट्रोजन ने इस आयोडीन को बाहर निकाला और नाइट्रोजन और ये H का बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आयोडीन के साथ सॉल्ट बनेगा। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ का एक H और I बाहर निकलेगा जिसको बेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है और बना दिया इस तरह का सेकेंडरी अमीन। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर अमीनोलाइसिस का। ये लो एक एग्जाम्पल मैं वुड्स रिएक्शन का भी लूँगा। वुड्स रिएक्शन करानी है इस कंपाउंड में, वुड्स रिएक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सोडियम प्लस ईथर। इसी मॉलिक्यूल में मैंने 2 हैलाइड्स ले लिए। वुड्स रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड दूसरा एल्काइल हैलाइड आके कंबाइन हो जाते थे, दोनों R कंबाइन हो जाते थे। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजेंस अटैच्ड हैं, तो यहाँ ये वाला साइक्लोहेक्सेन बनेगा। कैसे बनेगा जरा सोचो। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था? वुड्स रिएक्शन में सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एनायन या रेडिकल बनाता था। प्राइमरी है तो एनायन बनाऊंगा मैं, प्राइमरी में एनायन इजीली बनता है। फिर ये एनायन इसी मॉलिक्यूल का कार्बन माइनस इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन करेगा और इसको बाहर निकाल दे, Cl- बाहर निकला। क्लियर है? तो इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल मैं किसी भी तरह से दे सकता हूँ। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट तो समझा चुका हूँ, एग्जांपल्स लूँगा बस। जैसे लिखो एग्जांपल नंबर 4th, 5th, 6th सारे अब आपको ही करने हैं। तैयार हो जाओ, लिख लो, वीडियो पॉज करो, इसे तो लिखो जल्दी से। अब एग्जांपल्स का हालांकि ये कॉन्सेप्ट इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 लीजिए। अब आपको ऐसे है ना बना के कैसे भी दिया जा सकता है कि यहाँ Br है, यहाँ OH है, प्रोडक्ट बनाना है, बेस डाल के हीट कर दिया थोड़ा सा। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ज़्यादा आसान होती है। इसमें ये लीजिए, यहाँ OH है, यहाँ Br है। रिएक्शन किया किससे? इसकी रिएक्शन NaOH से कर दिया, प्रोडक्ट उसमें बनाना है। ये कंपाउंड है, यहाँ OH है, यहाँ Br है ना, यहाँ OH और यहाँ Br। इसमें NaOH डाल दिया, प्रोडक्ट बनाना है।
ये कंपाउंड इससे बना सकते हो क्या, साइक्लोहेक्सीन से बना तो सकते हो, तुम्हें ORM2 में पढ़ा भी चुका हूँ मैं, ये ORM2 में भी पढ़ा चुका हूँ, ये मैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। 6th वाली रिएक्शन करो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लूं, क्या दिक्कत है, ये लो ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लो, ये लीजिए सल्फर है, यहाँ क्लोरीन है, रिएक्शन करा दो, है ना, NaOH से रिएक्शन करा दो। सल्फर का H ऑक्सीजन के H से भी ज़्यादा अच्छा एसिड है ना, तो प्रोडक्ट बनाओ। और यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, वही NaOH डाल दो। इस केस में यहाँ सल्फर H है, यहाँ सल्फर H है, यहाँ ये CH2 और आयोडीन है, बेस डाल के रिएक्शन कराओ। इंट्रामोलिकुलर सब तरह के हैं। इसमें यहाँ OH है, यहाँ OH है, हीट किया है किसके साथ, CH2 और NaOH एक्सिस में डाला है, प्रोडक्ट बनाना। वीडियो पॉज करो और इनके प्रोडक्ट्स बना दो, जल्दी से बनाओ, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। करें क्या, रिएक्शन सोच लो, कुछ इंट्रामोलिकुलर भी हैं, इंट्रामोलिकुलर सब में, कुछ में पहले इंटरमोलिकुलर हो रही है, फिर इंट्रामोलिकुलर हो रही है। वीडियो पॉज कर लो, एक बार इसे सॉल्व करो। अब मैं कर देता हूँ। देखो, बेस ने यहाँ से H+ निकाला होगा, H+ निकालेगा तो O- बनेगा, O- ने यहाँ अटैक किया, Br को हटाया। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है, ये बोलना भूल गया क्या मैं, इंट्रामोलिकुलर। ये O- ऐसे कैसे दूसरे मॉलिक्यूल की से भी Br निकाल सकता था, लेकिन इसने यहाँ से अटैक किया, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में अटैक आसान होता है। देखो, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक अगर रिएक्शन होने के लिए जाएगा, ये O- दूसरे मॉलिक्यूल पे जाएगा, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से टकराता हुआ, है ना, और बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में जाके रिएक्शन करे, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से रिंग फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ रिंग फॉर्मेशन होगा, ये O- यहाँ अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट बनाना चाहिए। ये 5 मेंबर रिंग बनी, जिसे THF कहा जाता है। यहाँ O- बनेगा, बेस ने यहाँ से H+ निकाला है, O- बना, Br यहाँ बैठा हुआ है, O- ने यहाँ अटैक किया, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही तो हुई, और यहाँ अटैक करते ही इपॉक्साइड बना, ये इपॉक्साइड बन गया। यहाँ भी इपॉक्साइड बनेगा, कैसे, O- बना, O- बनते यहाँ अपोजिट साइड वाला कंपाउंड लिया, मैंने जानबूझ के ट्रांस कंपाउंड लिया है। O- ने यहाँ अटैक किया, अपोजिट साइड से होती है एसेंट रिएक्शन, और अटैक करते ही ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अच्छा, ये एल्कीन से Br और OH जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, HOBr। एल्कीन पर HOBr की रिएक्शन करते हैं तो Br एंड OH अपोजिट साइड से जुड़ते हैं, याद आया, ORM2 में एंटी एडिशन होता है इनका, तो Br अपोजिट साइड से, OH अपोजिट साइड से, फिर बेस डाल दिया तो O- बना, इसने रिएक्शन किया। ये एल्कीन का इपॉक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है, याद करो, एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन, इनडायरेक्ट इपॉक्सीडेशन में HOBr फिर NaOH जो डाला था, तो यही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ बेस सबसे पहले सल्फर माइनस को निकाले जाएगा, सल्फर माइनस निकलेगा तो इस तरह का हो गया, सल्फर माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। सल्फर का H ऑक्सीजन के H से ज़्यादा एसिडिक भी होता है, और सल्फर का H ज़्यादा, सल्फर का माइनस जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है ना, ऊपर से नीचे आता है, न्यूक्लियोसिटी बढ़ती है। और यहाँ आपने अटैक करवा दिया है, फिर पहले स्टेप में तो एसिड बेस रिएक्शन हुई है, दूसरे स्टेप में इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हुई है, और इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। यहाँ सल्फर आ गया, इस जगह सल्फर है, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप में सल्फर माइनस ने बना, सल्फर माइनस ने अटैक किया, तो फर्स्ट स्टेप तो इंटरमोलिकुलर हुआ है,
उसके बाद सल्फर माइनस ने इंट्रामोलिकुलर अटैक किया होगा, तो पहले एक बार सल्फर ने एक क्लोरीन को हटाया, फिर दूसरी बार हटाया, इस तरह से बनेगा। इसमें देखो बेस डाल दिया, सल्फर माइनस बना, यहाँ अटैक किया, एक आयोडीन को हटाया, फिर सल्फर माइनस बना, इसको हटाया, दूसरे को भी, ये कंपाउंड बना इस जगह, ये बना। हालांकि ये H भी एसिडिक होते हैं, बेस इस H को भी निकाल सकता है ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डाल दिया तो, क्योंकि जब यहाँ से H निकलेगा ना तो C माइनस बनेगा, ये C माइनस, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए उसके लिए, ये C माइनस दोनों तरफ सल्फर के डी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर सकता है। चलो अभी तो मैंने NaOH लिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लिया, ऐसे मान लीजिए। यहाँ O माइनस बनेगा, O माइनस, पहले O माइनस कौन सा बनेगा, ये बनेगा, तो O माइनस एसिडिक H बनेगा, O माइनस ने यहाँ अटैक किया, एक आयोडीन को निकाला, फिर अब NaOH तो एक्सेस में लिया हुआ है तो दोनों जगह से O माइनस बनेंगे, तो ये O माइनस भी दूसरे आयोडीन को निकाल सकता है, क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में CH2। इस तरह से ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हो सकती हैं। और लेता हूँ, इनको तो लिख लो, मिटा देता हूँ इनको, तो फटाफट लिखो वीडियो पॉज करके, और मैं मिटा ही रहा हूँ, बस ये हो गया। अब लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 आएगा, ये लीजिए, यहाँ एक कंपाउंड है, यहाँ OH है, और यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, इस बार कायरल कार्बन बनाता हूँ, यहाँ OTS है, OTS लिविंग ग्रुप याद है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ H है, ड्यूटेरियम है प्लेन से ऊपर, और बैक साइड में H है, ठीक है। इस पे आपने बेस डाल दिया, बेस ने इस H को निकाल दिया, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इस OTS को निकालोगे, इसकी स्टेरिक, उसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बना दो, और इसको बनाओ पहले, या मैं बताऊं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, O माइनस आएगा, इस OTS को तो हटाएगा, प्रोडक्ट तो बनाएगा। अब प्रोडक्ट में कौन ग्रुप कहाँ होगा ये आपको बताना है, डार्क लाइन पे कौन होगा, डॉटेड लाइन पे कौन होगा, ये आपको बताना है। O माइनस अटैक करके OTS को निकालेगा, ये तो कोई खास बात नहीं है। बनाओ जल्दी से, इसका प्रोडक्ट बनाओ, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए, पर मैं टाइम दे नहीं सकता तुम्हें, है ना, जल्दी करो, फटाफट करो। अब मैं कर देता हूँ, तुम्हें भी लगता होगा यार क्या करते हैं ऐसा, पर मैं यार कितना वेट करूं। अब यहाँ किसी की शक्ल तो देखने को मिलती नहीं है, मैं क्लास में तुम्हें शक्ल देख के पास कर लेता हूँ टाइम, हाँ ये कर रहा है कि नहीं कर रहा क्वेश्चन। अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इमेजिन तो कर लेता हूँ मैं शक्ल, हाँ कि घर बैठा बैठा स्टूडेंट कर रहा है, ये तो इमेजिन तो कर लेता हूँ। चलो इसको करते हैं, तो इन्वर्जन होगा इस जगह, है ना, और यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा D। देखो O माइनस बना होगा, और O माइनस ने इस लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक किया होगा। आप इसको ऐसा बना लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में तो O माइनस बना, बेस ने इस H को निकाल दिया, O माइनस बन गया, इधर कर देता हूँ माइनस, और यहाँ लिविंग ग्रुप है। इस लिविंग ग्रुप को थोड़ा सा रोटेट करो, इस कार्बन को, है ना, ये जो कार्बन है, ये मेरा अंगूठा जो है ना, ये तो OTS है, ये डार्क लाइन पे प्लेन से ऊपर की तरफ ये ड्यूटेरियम है, और ये वाली जो उंगली है ये H है। इसको रोटेट कर दो, इसको रोटेट कर दो, अपोजिट साइड में ले आओ इस OET को, क्योंकि अपोजिट साइड से अटैक होगा। अगर OET अपोजिट साइड में आ जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट होगा, तो आप सोचो ना कि ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट होगा यूं, तो जो ये जो ड्यूटेरियम है वो कहाँ चला जाएगा, देख लो, यूं घूमेगा, और ये घूम के एक ग्रुप प्लेन से ऊपर की ओर है, और एक ग्रुप प्लेन से नीचे की ओर है, और इनके बीच में से अटैक करेगा यहाँ। तो अब आप बताओ, प्लेन से ऊपर कौन आ जाएगा, रोटेट होने के बाद में यहाँ H आ जाएगा, यहाँ ड्यूटेरियम आ जाएगा, यहाँ बैक साइड से अटैक होगा, तो H तो ऊपर की तरफ लिखा है, ड्यूटेरियम नीचे की तरफ लिखा है। ये इस तरह का इंट्रामोलिकुलर SN2TH रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में H+ निकाल दिया गया, और मैंने रोटेट करके यूँ बना दिया, OTS लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, है ना। OTS की स्ट्रक्चर तो पता है ना आप लोगों को, OTS का स्ट्रक्चर ये होता है TSO- मीन्स होता है
सल्फर बहुत बढ़िया, इस तरह से सल्फोनिक एसिड का आयनाइन, यही तो है OTS। सल्फर माइनस बहुत स्टेबल होता है तो यहाँ सल्फर माइनस निकल जाएगा, सल्फर माइनस नहीं, सल्फोनिक एसिड का आयनाइन। अच्छा, इसी तरह का सल्फोनिक एसिड का आयनाइन और देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12। ये कंपाउंड है, यहाँ OH है और यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3 है, इसमें NaOH डाल दिया। प्रोडक्ट बनाना, जरा सोच समझ के प्रोडक्ट बनाना है आपको, बनाओ। हिंट मैं दूं क्या? इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, मतलब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखा था, यहाँ तो वो भी ध्यान नहीं रखना। क्या बनेगा, जल्दी बनाओ। देखो सल्फर, ये O माइनस सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज खूब स्टेबल है, वहाँ भी कुछ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। चलो मैं करता हूँ। O माइनस बना है फर्स्ट स्टेप में, तो ये तो आपको पता ही है, H प्लस बेस ने इस H प्लस को निकाल दिया, O माइनस बना, एसिड बेस रिएक्शन हुई, O माइनस बना। अब देखो ये सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये O माइनस बनेगा ना, यहाँ O माइनस ने इस C माइनस ने यहाँ अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने इस CH3 पर, और लीविंग ग्रुप निकला SO3 माइनस। बहुत अच्छा है, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन है। क्या प्रोडक्ट बना, ये बना कि यहाँ तो सल्फोनिक एसिड का एनायन बना सोडियम के साथ में, और यहाँ OCH3 बना। ये भी इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन ही है। एग्जाम्पल्स तो बनाते हो बैठे बैठे, बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ, वो रह गया वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, वो भी लेते हैं। आप लिख लेना एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। 13 से मैं कर देता हूँ, इसको लिख लीजिए फटाफट, मैंने तो मिटा दिया। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, और वो एग्जाम्पल अब लेता हूँ। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 X थे, निकल जाएंगे, रिंग बनेगी, है ना। तो इसमें किस तरह की रिंग बनेगी, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होती है, हाँ तो प्रोडक्ट बना दो। इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा, बनाओ प्रोडक्ट्स बना दो इनके जल्दी जल्दी। आप करें, मैं करूँगा। ये यहाँ से Br निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर यहाँ अटैक करेगा, दोनों RR वाले कार्बन जुड़ जाएंगे। इतना सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कार्बन जुड़ जाएंगे ये। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट बनाते स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो जाता है कि सर आपने ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाया। 3 मेंबर रिंग तो बहुत कम स्टेबल होती है, बट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में बनती तो है, अनस्टेबल थोड़ी ना होती कि बनी नहीं सकती है। इस रिएक्शन में बनती हुई देखी गई है, तभी तो बता रहा हूँ। इसमें 3 मेंबर रिंग भी बन जाती है। यहाँ से XX निकलेगा, है ना, यहाँ का कार्बन और यहाँ का कार्बन, और डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। इसमें क्या होगा, पहले Br निकला, नेगेटिव बना, नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, ये बन गया। देखो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और ये बनता है वास्तव में, इसलिए मैं बना रहा हूँ बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना। क्लियर है। तो ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। कुछ और ले लेता हूँ, थोड़े बहुत याद आ रहे हैं मुझे। और एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो, सुनो ध्यान से। अगर Cl और Cl पास में भी है ना, तो आप सोडियम से रिएक्शन कराओगे ईथर के प्रेजेंस में, तो ईथीन बनता है। ईथीन XX निकल गया और दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। कुछ इस तरीके से होता है। वैसे ये कि यहाँ से आपको मैंने बताया था ना कि जब X निकलेगा, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा, X माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो ये माइनस बना, और यहाँ Cl है। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक क्यों करने जाए, यहीं पर ये डबल बॉन्ड बना के इसको बाहर निकाल लेता है। वैसे इसे E1 CB टाइप रिएक्शन कहा जाता है। आगे एलिमिनेशन में आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं है, XX निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो।
है ना। ये लो, यहाँ से और यहाँ से XX निकाल दो, सोडियम की प्रेजेंस में ईथर की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड बना दो, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अगर ये है तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले थोड़ा याद करो, मैंने कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ COOH लगाया था, यहाँ COH लगाया था और क्या प्रोडक्ट बनाया था। अगर वो याद आ जाएगा तो आपको ये भी याद आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनता, कॉन्जुगेटेड डाइईन बने। कैसे बने, लो सुनो, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आए सोडियम के, 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना और Cl- नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर निकला। अब इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ बनाया डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और ये बाहर निकल गया। इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गए इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।